नमस्कार। सड़कों पर उतरे किसान संगठनों के नेताओं से सरकार तीसरे राउंड की बात कर रही है। 3 सीनियर केंद्रीय मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा और स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद राय आज तय वक्त पर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गए थे। किसान संगठनों की तरफ से 17 नेता मीटिंग में मौजूद हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी बैठक में हैं। हालांकि यह मीटिंग शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन रात 8 बजे तक शुरू हो पाई। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से तीनों केंद्रीय मंत्रियों से होटल में जाकर उन्होंने अलग बात की। कल जब सरकार ने किसान नेताओं को तीसरी बार बातचीत का न्योता दिया था, किसान संगठनों ने इसे मंजूर कर लिया था। उस वक्त लग रहा था कि अब कोई रास्ता निकलेगा। आज किसानों का प्रोटेस्ट बातचीत पूरी होने तक रुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। इसके अलावा कुछ संगठनों ने आज पूरे पंजाब में 4 घंटे के लिए ट्रेनों का चक्का जाम किया। जगह जगह किसानों के संगठनों के लोग स्टेशंस के आसपास रेल की पटरियों पर बैठे। इसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर फर्क पड़ा। कल किसान संगठनों ने ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे किसान नेता भी हरियाणा में अलग अलग दिन प्रोटेस्ट का प्लान बना रहे हैं। किसान नेताओं ने क्या दावे किए और राजनीतिक दलों के नेताओं ने कैसे आग में घी डालने का काम किया, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट चंडीगढ़ से ले लेते हैं, जहां किसान नेताओं के साथ 3 केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत जारी है। इंडिया टीवी के संवाददाता पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। पुनीत, क्या अपडेट है आपके पास मीटिंग में और कौन कौन शामिल है और क्या पता चल रहा है? उम्मीद करें कि आज कोई हल निकलेगा। जी बिल्कुल सौरभ, आज मीटिंग में जो है तीनों केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तीसरी बार ये मीटिंग जो है चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में जो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जगजीत सिंह डल्लेवाल और स्वर्ण सिंह पंढेर, शिवजीत सिंह काका और तमाम 17 जो अलग अलग किसान संगठन के समूह हैं वो इस मीटिंग में यहाँ पर शामिल हैं। और इससे पहले होटल ताज में जो है बाकायदा 30 से 35 मिनट तक वहाँ पर भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उसके अलावा हरपाल चीमा जो कि वित्त मंत्री हैं पंजाब के, उनके बीच में तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर भगवंत मान और जो वित्त मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। उनकी अलग से मीटिंग जो है यहाँ पे किसानों के साथ होती है, वो भी कम से कम 30 से 35 मिनट अलग से मीटिंग हुई है। और उसके बाद अब थोड़ी देर पहले जो है वो तीनों केंद्रीय मंत्री जो है अब इसी भवन पर पहुंचे हैं। यहाँ पर तीसरी बार बैठक हो रही है और इस क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार सरकार जो है, क्योंकि मध्यस्थता की भूमिका में है पंजाब सरकार, इसलिए उनको इन्वॉल्व किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि किसानों को किसी तरह से मना लिया जाए, क्योंकि लगातार जो आंदोलन हो रहा है उससे चलते काफी ज्यादा जो है वहां पर तनाव जो है बरकरार है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर आज किसानों को जो है वो मना लिया जाए और उनके सामने कुछ लिखित में आश्वासन जो है हो सकता है कि केंद्रीय के मंत्रियों द्वारा यहाँ पर दिया जा सकता है। जी पुनीत, ये बताइएगा कि अभी तक इसमें पंजाब के कुछ किसान संगठन शामिल थे। आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं और किसान नेताओं के हवाले से भी आप तक खबरें आ रही होंगी, क्या इस किसान प्रोटेस्ट का स्वरूप और बड़ा करने की भी तैयारी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, किसान प्रोटेस्ट जो है उसका स्वरूप जो है अब उसमें लगातार जो कोशिश ये की जा रही है कि हरियाणा के जो किसान संगठन है उनको अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि पंजाब जो है पंजाब के जो किसान संगठन है, चाहे वो 2 ही संगठन जो है इस समय शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि हरियाणा के कुछ किसान संगठनों को अपने साथ मिलाया जाए ताकि आंदोलन जो है, क्योंकि लगातार पंजाब के किसान लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से हरियाणा की सीमा में दाखिल होकर दिल्ली कूच किया जाए, लेकिन जिसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी उनके हाथ में निराशा ही लगी है। हालांकि इसके बाद अब हरियाणा के जो किसान संगठन से लगातार संपर्क किया जा रहा है कि उनको अपने साथ लिया जाए उनके, ताकि जो आंदोलन को बल मिले और जिस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उनको शंभू बॉर्डर पर रोके हुए हैं और उसके ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि उनको आगे बढ़ने में मदद मिल सके। जी फिलहाल शुक्रिया आपका पुनीत, और अभी ये बैठक चल रही है, इससे जो खबर निकलेगी आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। क्योंकि कल शाम किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत के न्योते को कबूल किया था, कल शंभू बॉर्डर पर शांति की बात कही थी, इसका असर दिखाई दिया। शंभू बॉर्डर तो आज शांत रहा, ना किसानों ने पत्थर चलाए, ना पुलिस के साथ उलझने की कोशिश की और ना पुलिस की तरफ से टीयर गैस के शेल्स चले। पुलिस के जवान बैरिकेड्स के एक तरफ हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं। लेकिन पंजाब में आज दूसरे किसान संगठनों ने रेल रोको और टोल प्लाजा फ्री करने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से कुछ ट्रेन का रूट डाइवर्ट करना पड़ा।
भारतीय किसान यूनियन उग्रहान गुट ने पंजाब में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको मुहिम चलाई। रेल रोको अभियान का असर भी दिखाई दिया। कई जगह बड़ी तादाद में किसान ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए। इसकी वजह से ट्रेनें लेट भी हुई और कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। इस वक्त हम पंजाब के राजपुरा रेलवे स्टेशन पर है। ये पटियाला जो जिला है उसमें आता है और यहाँ जो किसान है, क्योंकि बॉर्डर पर भी जमे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर, और आज रेल रोको जो आंदोलन है उसका ऐलान किया गया था और किसान रेल की पटड़ी पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन पंजाब उग्राहा जो ग्रुप है उसकी तरफ से ऐलान किया गया था 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेन रोकी जाएगी और जो किसान हैं इस वक्त वो रेल पटरी पर बैठ गए हैं। हमारी बातें मान ले, हम मतलब घर खो जाएंगे। यही है, बातें मान ले, मेन बातें दी गल है जी। हम मतलब जो पैदा कर रहे हैं सारा कुछ देश के लिए पैदा कर रहे हैं। हम कोई ऐसे थोड़ा है भी कोई ऐसे ही फिरते हैं। हम भी, हमारा भी हक है, हम अपने राइट पर बोल रहे हैं। देखिए नारेबाजी भी की जा रही है। पूरे जो रेलवे स्टेशन की इस वक्त की बात करते हैं, राजपुरा रेलवे स्टेशन पंजाब का, और यहाँ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन की जो पटरियां है यहाँ पर किसान आकर बैठ गए हैं। टोल प्लाजा फ्री करने का आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने चलाया। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक टोल प्लाजा फ्री करवाने का ऐलान किया गया। यानी इन 5 घंटों में यहां से गुजरने वाली किसी भी गाड़ी को टोल टैक्स नहीं देना पड़ा। क्योंकि किसान संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सुबह से ही टोल प्लाजा पर पहुंचे हुए थे, इसलिए टोल प्लाजा ऑपरेट करने वाली कंपनियों ने भी किसी तरह के टकराव से बचने के लिए अपने कर्मचारियों को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक के लिए वहां से हटा दिया। इसकी वजह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। शाम 4 बजे तक किसान संगठनों के लोग टोल प्लाजा पर बैठे रहे, उसके बाद वहां से चले गए। इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटियाला का एक टोल प्लाजा है जिसे आज किसानों ने पूरी तरह से टोल फ्री कर दिया है, यानी कि बंद किया हुआ है। यहाँ से बिना टोल दिए ही गाड़ियां जो हैं वो आज निकल रही हैं। यहाँ पे तमाम किसान जथेबंदियां जो हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये धरेरी जट्टा टोल प्लाजा है। या अगर आपको मैं ऊपर नाम दिखाऊं तो ऊपर देख सकते हैं आप, ये धरेरी जट्टा टोल प्लाजा है जिसको आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कि हालांकि कई जथेबंदियां जो हैं, कई जो यूनियंस हैं, वो भले ही जो आज शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनका साथ ना दे रहे हों, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं। इसलिए आज हम ये जो सरकार को उनकी बातें जो हैं वो सुननी चाहिए, माननी चाहिए, इसलिए हम ये टोल प्लाजा जो है आज यहाँ पर हमने बंद किया हुआ है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम जो ये संयुक्त किसान मोर्चा और कीर्ति ये लोगों की तरफ से 16 फरवरी को भारत बंद, क्या ये भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बंद का ऐलान जो था वो किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन उग्रहान ऐसे किसान संगठन हैं जिन्होंने पिछले किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वैसे आज बहुत दिनों के बाद भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी दिखे। चढ़ूनी हरियाणा के बड़े किसान नेता हैं। पिछले किसान आंदोलन में एक प्रमुख चेहरा थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। हालांकि राजनीति में उतरने के साथ ही किसान संगठनों के साथ उनके मतभेद हो गए, लेकिन आज चढ़ूनी फिर किसानों के साथ आए और ऐलान किया कि हरियाणा में कल से उनका संगठन अगले 3 दिन तक अलग अलग तरीकों से विरोध करेगा। कल दोपहर 12 से 3 बजे तक उनके संगठन के लोग हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे। परसों 17 फरवरी को हरियाणा की हर तहसील में ट्रैक्टर परेड होगी। 18 फरवरी को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में फिर किसान नेताओं की मीटिंग होगी और वहां आगे का एजेंडा तय किया जाएगा। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके साथ जहां हमारा बाकी संगठन है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में, 12 बजे से शुरू होगी जब तक भी वो समाप्त होगी। हर तहसील में वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहां से कहां तक जाना है। जो किसान संगठन पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के किसान नेता इस बार आंदोलन में शामिल नहीं है। उन किसान संगठनों ने कल ग्रामीण भारत बंद की कॉल दी है। इसमें भारतीय किसान यूनियन का
टिकैत ग्रुप भी शामिल है। लेकिन पिछली बार भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और सपोर्टर्स में जो जोश था वो इस बार गायब है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि 2 घंटे का बंद बुलाया गया है। हालांकि इस दौरान किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। वो लोग नहीं चाहते कि आम लोग परेशान हो। हाईवे भी बंद नहीं कराएंगे। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि इस बार बंद का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि लोग खुद अपना काम धंधा बंद रखें। बंद ज्यादा वो नहीं हम कर रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो जो एक बात रखी जा रही, एक पहली या घोषणा हो रही या 16 तारीख की, तो जो बात हो रही तय तो वो तो होनी चाह, पर इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। हम नहीं चाहते कहीं कुछ किसी पे कोई रुकावट हो, कोई स्कूल या कोई मरीज है या कोई सरकारी वाहन है, कुछ भी बात है, कोई प्रभावित हो, तो इसमें ज्यादा नहीं वो कर रहे। तैयारी है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है। किसान अपने खेत में ना जाए, कल खेत का काम ना करें, उसका भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, क्योंकि उनका भी मामला है, ड्राइवर का भी। जिस तरह से सरकार पॉलिसी लेकर आ रही थी ड्राइवर की, तो ये सबके लिए ग्रामीण भारत बंद करने की बात करी है। तो उसमें देखते हैं कितना कामयाबी उसमें मिलती है। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन की, नया तरीका है इसका। क्योंकि किसान संगठनों में भी अब दरार है, मांगों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। सरकार बातचीत तो कर रही है, लेकिन किसान संगठनों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसका असर किसान नेताओं पर दिख रहा है। अब आंदोलन कर रहे कुछ किसान नेता साफ साफ ये कहने लगे हैं कि उनका मकसद किसी तरह मोदी की छवि को खराब करना है, मोदी के ग्राफ को नीचे लाना है। सरकार के साथ बातचीत करने के लिए आज जो किसान नेता चंडीगढ़ गए, उनमें एक है जगजीत सिंह डल्लेवाल। और आज डल्लेवाल का एक वीडियो सामने आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, उनका ग्राफ डाउन करना है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर के करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ। जगजीत सिंह डल्लेवाल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं की तरफ से सख्त ऐतराज जताया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान नेताओं को इस तरह की सियासी बयानबाजी से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कल हरियाणा आने वाले हैं। मोदी गुरुग्राम, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन से मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खट्टर ने किसानों को यह भी सलाह दी कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ जंग करने से पहले पंजाब सरकार को एमएसपी पर मनवा लें। खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार 14 फसलें एमएसपी पर खरीदती है, पंजाब सरकार सिर्फ 2। इसलिए किसानों को पहले पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, फिर वो केंद्र से मांग करें। क्या सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। मैं अपने पंजाब के किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूँ, केंद्र वाली बातें कब तय हो कब नहीं हो, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारी तरफ देख लें जो कुछ हम कर रहे हैं। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। हम 14 फसलें अपनी ये एमएसपी पर खरीदते हैं, वहाँ 2 फसलें सेंटर वो तो खरीदनी को सेंटर का एक मैंडेट है, धान है और गेहूं है। तीसरा अगर कह सकते तो गन्ना है, गन्ने पर को भी अशोर्ड प्राइस के ऊपर लेते हैं, हमारी मिलें हैं, सरकारी हैं या कोऑपरेटिव करती हैं। इसके अलावा पंजाब में तो और कोई फसल नहीं खरीदते। इस बीच किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज बिहार के औरंगाबाद में थी। यहां भी राहुल ने किसान आंदोलन की बात की। कहा कि उन्होंने आंदोलन के दौरान घायल हुए एक किसान से बात की। वो किसान पहले फौज में थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने उस किसान से कहा कि वो सेना में रहते हुए भी देश के लिए लड़े और अब किसान आंदोलन के जरिए भी देश को बचाने के लिए ही लड़ रहे हैं। हजारों किसान
दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा, देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपने छर्रे मुंह में, जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। दो बातें साफ हैं, किसानों की ज्यादातर मांगे सरकार मान चुकी है और जो मांगे नहीं मानी गई हैं वो तुरंत पूरी हो भी नहीं सकती, इसलिए अड़ने जैसा कुछ नहीं है। ये बात किसान नेताओं को समझाने में शायद सरकार कामयाब हो जाए तो कोई रास्ता निकल आए। दूसरी बात, किसान संगठनों के नेता जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उससे यह मैसेज चला गया है कि किसान आंदोलन का मकसद किसानों का हित कम और मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाना ज्यादा है। इसलिए ज्यादातर किसान संगठन इस बार इस किसान आंदोलन में शामिल नहीं है। सिर्फ पंजाब के किसान संगठन दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इस बार इस आंदोलन के प्रति पहले जैसी कोई सहानुभूति भी नहीं दिख रही, इसीलिए यह आंदोलन ज्यादा दिन चलेगा ऐसा नहीं लगता और उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत के जरिए पहले ही कोई रास्ता निकल आए। अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा आज और गर्मा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में खड़े होकर यह कह दिया कि संदेशखाली में जो कुछ हो रहा है वो सब बीजेपी की साजिश है, आरएसएस का षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि संदेशखाली में जो महिलाएं मुंह पर मास्क लगाकर तरह तरह के इल्जाम लगा रही हैं, मीडिया से बात कर रही हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि संदेशखाली में जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट हुआ उसे लेकर उनकी सरकार जांच करवा रही है। उन्होंने पुलिस को भेजा है, वहां की पूरी सिचुएशन के बारे में पता लगाएंगे। 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद उन्हें यह पता चला है कि यह सब झूठा प्रचार है। बीजेपी बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी वहां पर बाहरी लोगों को ला रही है, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के लोगों को आपस में लड़ा रही है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि संदेशखाली आरएसएस का बेस है। 7-8 साल पहले भी वहां पर दंगे हुए थे, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय को नजरअंदाज नहीं किया है। मैंने स्वयं राज्य आयोग को जिम्मेदारी लेने के लिए भेजा है। हमने अपना प्रशासन भेजा है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आप लोगों ने देखा है, चेहरे पर मास्क लगाकर तस्वीर, उन्हें भी पकड़ा गया है। बीजेपी बाहर से कार्यकर्ता लाकर इलाके को अशांत करने की कोशिश कर रही है। पहले शेख शाहजहां को टारगेट किया, उन्हें टारगेट करने के बाद ईडी अंदर घुसी, फिर सभी को बाहर कर दिया गया। उसके बाद आदिवासी अल्पसंख्यकों के बीच झगड़े शुरू करवा रही है। संदेशखाली कोई नई जगह नहीं है, वहीं पर आरएसएस का हाउस है। 7-8 साल पहले वहां दंगा हुआ था। याद रखें, कई दंगा स्थलों में से ये भी एक दंगा स्थल है। हालांकि जिस वक्त ममता बनर्जी संदेशखाली में बलात्कार की शिकार महिलाओं की आपबीती को कोरा झूठ बता रही थी, उस वक्त बंगाल के कई शहरों में इन घटनाओं के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में संदेशखाली वही एक गांव है जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ राशन घोटाले के इल्जाम में कार्रवाई करने के लिए गई ईडी की टीम पर हमला हुआ था। ये शाहजहां शेख तब से फरार है। वहां पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं। इसके बाद संदेशखाली के लोकल लोगों ने शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। कई महिलाएं एक के बाद एक सामने आई। उन्होंने शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर धमकी देकर बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। इन लोगों का इल्जाम है कि शाहजहां शेख ने उस इलाके में कई लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, कई महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट किया है। इसे अब बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी के नेता संदेशखाली जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका।
इसके बाद जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। आज भी सिलीगुड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जबरदस्त नोकझोंक हुई। बीजेपी का कहना है कि संदेश खाली की महिलाओं पर जो जुल्म हुए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ममता बनर्जी कह रही हैं कि मास्क लगाकर कैमरे के सामने बोलने वाली महिलाओं पर ही एक्शन होगा। लेकिन इस बीच इन महिलाओं ने जो कुछ बताया वो वाकई हैरान करने वाला है। संदेश खाली की महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख के लोगों ने उनका शोषण किया, उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गए और बंगाल की पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। जबरदस्ती काम कराता था, गांव से उठा के ले जाता था। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने की हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोंजू, रोंजू और भी बहुत है। रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग, प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को, शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। हाँ, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, आधा सामरिक वाहिनी आ जाए यहाँ पे, हम यही चाहते हैं। हमें राज्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इन महिलाओं की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि ये बिना डरे अपने साथ हुए जुल्म को बयां कर रही हैं। आज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास की टीम भी संदेश खाली पहुंची। आयोग के मेंबर्स ने इन महिलाओं से बात की, उन्हें मदद का भरोसा दिया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। कमीशन की मेंबर अंजू बाला ने कहा कि एससी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ शोषण हुआ है और सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा। हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है। कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं की हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। बीजेपी भी कल अपना एक डेलीगेशन संदेश खाली भेजने जा रही है, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री और 4 एमपी होंगे। बीजेपी की एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, ममता बनर्जी सब कुछ जानती हैं। टीएमसी के कैडर, टीएमसी का गुंडा शेख शाहजहां और उनका गुंडा मिलके हिंदू महिला लोग का अपमान किया, दर्शन किया। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बुला के लेके जाता था। जाना ही है, अगर नहीं जाएंगे तो हस्बैंड को मार देंगे। सादा साड़ी भेज देता था, अगर नहीं जाओगे तो सादा साड़ी पहनने के लिए प्रस्तुत रहो। ये कहाँ का राजनीति है? सब मालूम था ये मुख्यमंत्री को, सब मालूम था पुलिस को, सब मालूम था प्रशासन को। और केंद्र सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है कि एनआईए भेजकर ये जो गुंडा है शेख शाहजहां, इनको पकड़ के घिसटते दिल्ली लेके जाए। अग्निमित्रा पॉल को जवाब दिया तृणमूल कांग्रेस के लीडर कुणाल घोष ने। उन्होंने कहा कि अगर संदेश खाली में महिलाओं का शोषण पहले से चल रहा था तो इसके बारे में बीजेपी या फिर सीपीएम के लीडर्स ने पहले कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की। अगर वहां पर कोई भी लगातार कोई क्राइम हुआ वुमेन के खिलाफ, तो सीपीएम का जो एक्स एमएलए है निरापद सरदार, भाजपा का जो लीडर है विकास सिंह, उनको तो कहना चाहिए था। उन्होंने तो पिछले 1 बरस 2 बरस
एक भी एलिगेशन नहीं दिया। तो आज अचानक इतने सारे एलिगेशन बोल रहा है, ऑल आर फेक, फेक एलिगेशंस। अगर एक भी कोई ऐसा रात में कोई बुरा काम होता तो आज के दिन पर हाथ में ये मोबाइल है, कैमरा है, फेसबुक है, ट्विटर है, छुपाने का कुछ भी नहीं है। कुणाल घोष पूछ रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया, महिलाओं ने पहले शिकायत क्यों नहीं की। कुणाल घोष के इस सवाल का जवाब जोर जबरदस्ती की शिकार हुई महिलाओं ने दिया। उन्होंने कहा था कि शेख जहां तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता है, ममता सरकार उसे सपोर्ट करती है, बंगाल की पुलिस पर इन महिलाओं को बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए वो अभी तक चुप रहीं। और बड़ी बात यह है कि अब जब ये महिलाएं अपने साथ हुए जुल्म को बयान कर रही हैं तो चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर अपने नेता का बचाव कर रही हैं और महिलाओं को ही झूठा बता रही हैं। ये हैरानी की बात है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी पार्टी के गुंडों को बचा रही हैं वो शर्मनाक है। संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने, संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं, वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी। सीपीएम की लीडर बृंदा खरात ने इस मामले में टीएमसी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन बीजेपी अब जो इस मामले में कम्युनल कलर दे रही है वो भी गलत है। एक तरफ टीएमसी छिपाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ बहुत ही खेद की बात है कि स्मृति ईरानी जी और बीजेपी ने वहां इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास किया है, ये बेहद गलत है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, एक कम्युनिटी का नहीं लीडर जो टीएमसी का है, वो वहाँ जो टीएमसी की लीडर है वो विभिन्न कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सभी उसमें आरोपी है। लेकिन बीजेपी का ये काम है कि जहाँ जनता उठ के खड़ी हो रही है दमन के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, वो उसका राजनीतिक सांप्रदायिकीकरण करके अपनी संकीर्ण एजेंडा को आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल में बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही है, जिस तरह विधानसभा से लेकर सड़कों तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, ये बीजेपी का सियासी दांव है और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वहां विपक्ष में होकर यही काम है, सरकार को घेरना। ममता को उसका सियासी जवाब देना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उन महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया जो हिम्मत जुटाकर अपने साथ हुए जुल्म की दास्तान दुनिया के सामने रख रही हैं, उन्हें झूठा कह दिया, बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता दिया, यह सरासर गलत है। और खासकर अगर एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के दर्द को समझने की बजाय उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो फिर क्या संदेश जाएगा। इससे बीजेपी को ममता पर हमला करने का और मौका मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसे रद्द कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट समेत कई मौजूदा कानूनों के खिलाफ है, इससे जनता के सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वो 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी दे, ये बताए किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा कि एसबीआई से उसे जो भी जानकारी मिलेगी वो उसे 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करे और जिन बॉन्ड्स की वैलिडिटी अभी बाकी है वो वापस ले। मोदी सरकार जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी, तभी से विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे।
इस मामले में जो पिटीशंस फाइल की गई थीं, उनकी पैरवी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने की। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। वो बोले कि चुनाव से पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। ऐसे में सभी विपक्षी दलों को चाहिए कि वो इसे इलेक्शन इशू बनाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के करप्शन का जीता जागता सबूत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक कहा है। अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो क्वो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूँगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को कि किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को भी मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का जरिया बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली स्कीम बताया। सुरजेवाला ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का 80% पैसा बीजेपी को मिला, और जाहिर सी बात है कि इस चंदे के बदले बीजेपी ने कॉरपोरेट घरानों को लूट की छूट दी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है, और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? क्यों? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले और फैसले की टाइमिंग दोनों का स्वागत किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई डेडलाइन में चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जानकारी दे देता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चुनाव से पहले जनता को यह पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किसने कितना घपला किया है। अल्लाह करे कि वो हुकूमत और जो पार्टी हैं वो माने और इस पर अमल करें, और ये बताएं कितना मिला है उनको, कहां से मिला है, और कितना उनका खजाना है। इस बारे में अच्छा है डॉक्टर साहब, क्योंकि आम आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहां से आया और कितना मनी पावर आया, ये जरूरी है। और अल्लाह करे इलेक्शन आने से पहले ये डिक्लेयर हो और लोगों के सामने आए। सीपीएम इकलौता सियासी दल है जो इस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी था। सीताराम येचुरी ने कहा कि सीपीएम ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 पैसे का चंदा नहीं लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी को सुना। सीताराम येचुरी ने कहा कि इस स्कीम के जरिए बीजेपी सरकार ने करप्शन मनी को लीगलाइज करने का रास्ता खोल दिया था। पिटिशनर है हम, क्योंकि हम एकमात्र पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया।
आज तक एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी उसूल है, हमारा मानना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन। हम समझते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा दिया गया, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी विपक्षी दलों ने मिलकर बीजेपी पर हमला किया, तो जवाब देने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद सामने आए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट का फैसला काफी डिटेल में है, इसलिए उसे पढ़कर जवाब देने में वक्त लगेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार ने इस योजना को चुनाव में पारदर्शिता लाने के मकसद से लागू किया था। उन्होंने ये भी बताया कि चंदा देने वालों का नाम सीक्रेट रखने की वजह क्या थी। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है कैसे तय होगा? आप फील्ड में है या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबा जजमेंट दिया है, इसलिए सरकार अभी इसको स्टडी कर रही है। सरकार शुरुआत से कह रही है कि चुनाव में कैश के इस्तेमाल को रोकने के लिए, ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए इसी नियत से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने का फैसला लिया गया था। और ये सही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से सबसे ज्यादा डोनेशन बीजेपी को मिलता है, लेकिन दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे पर तृणमूल कांग्रेस है, चौथे नंबर पर नवीन पटनायक की बीजेटी है। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा मिला। इसलिए सरकार इतनी आसानी से इस मामले को छोड़ देगी, इसकी उम्मीद कम है। हो सकता है सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करे। अब खबर महाराष्ट्र से। आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी करार दे दिया। इसके साथ साथ स्पीकर ने शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों के किसी भी विधायक को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। असल में शरद पवार गुट ने अजीत गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की पिटीशन फाइल की थी, लेकिन स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अजीत पवार के फेवर में फैसला देते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि अजीत पवार के पास 53 में से 41 विधायकों का समर्थन है। बहुमत से ही राजनीतिक दल को परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए अजीत पवार ही असली एनसीपी हैं। लेकिन जैसे ही फैसला सामने आया, शरद पवार गुट के लीडर जितेंद्र आव्हाड ने सीधे स्पीकर पर सवाल खड़े कर दिए। कहा स्पीकर ने मनमाने ढंग से फैसला सुनाया है, नियम कानून की परवाह नहीं की। जो है ना खाता ना वही नार्वेकर कहे वही सही। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई आधार नहीं, कोई उसको लीगैलिटी नहीं, बस नार्वेकर जी ने बोल दिया वो सही। यानी जिस प्रकार से उन्होंने 10th शेड्यूल का मजाक उड़ाया है, मुझे लगता है बनाने वालों ने 10th शेड्यूल क्यों बनाया? ये 10th शेड्यूल इतना कड़क बनाया है, इसके ऊपर अभी महाराष्ट्र सरकार तो पूरी वो ढो डालेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। ये जो शुरू हो गया है ये देश के लिए अच्छा नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इसे लेकर स्पीकर पर सवाल उठाया। कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है, इसमें नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवादी के बारे में जो माननीय स्पीकर ने जो निर्णय लिया है वो संवैधानिक आधार पर नहीं है,
शेड्यूल 10 के आधार पर नहीं है। और अध्यक्ष जी ने जो भी कहा है कि ये मेरे अधिकार नहीं है, अरे भाई तुम्हारे अधिकार नहीं तो क्यों आप सुनवाई किए हो? तो ये सब इशू है वहाँ पर। और ये पॉलिटिकल डिसीजन जो दिया है ये महाराष्ट्र की प्रथा और परंपरा को इसको समर्थन नहीं करती है। महाराष्ट्र हमेशा पूरे देश को दिशा देने वाला कानून का राज्य रहा है, लेकिन जिस राज्य में कानून की धज्जी उड़ाई जा रही होंगी तो ये हमारे महाराष्ट्र के लिए कलंक है। जितेंद्र अवार्ड जिस 10th शेड्यूल की बात कह रहे थे उसका ताल्लुक दल बदल कानून से है। जितेंद्र अवार्ड का आरोप है कि फैसला सुनाते वक्त स्पीकर ने 10वीं अनुसूची का ख्याल नहीं रखा, लेकिन स्पीकर का कहना है कि उन्होंने जो फैसला दिया वो 10th शेड्यूल के आधार पर ही दिया। जो निर्णय मैंने दिया है वो 10th शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उस आधार पर दिया गया निर्णय है। और ये निर्णय संसदीय लोकशाही को और मजबूत करने का काम करेगा। इस निर्णय की कॉपी पार्टी तक पहुंचाई गई है और इसमें कोई भी स्टैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्बिट्री नहीं है। जो स्टैंड लिया गया है उसे जस्टिफाई किया गया है, उसको रीज़न किया गया है, उसकी कारण बताए गए हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसे टेनेबल और जस्टिफाइड निर्णय का और विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है। अजीत पवार गुट के लीडर अनिल पाटिल ने कहा कि जो लोग स्पीकर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं वो गलत हैं। स्पीकर दो अलग अलग गुटों की लीडरशिप को लेकर कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ यही तय कर सकते हैं कि मेजॉरिटी किसके पास है और उसी के आधार पर उन्होंने फैसला किया। अध्यक्ष के पास में एक ही इलाज था कि दो अलग अलग गुटों में रहने वाली पार्टी, इसके लीडरशिप के बारे में मैं फैसला नहीं कर सकता। तो उनके पास बेस एक ही था, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो विधायक है, विधायक किसके साथ में है, उस बेसिस के ऊपर आज उन्होंने ये आज का निकाल दिया है। असंतोष जो बोले जाता है वो असंतोष काफ़ी सालों से था, दबाए जा रहा था। पार्टी एक संग रहने को ना इस तरीके से कोशिश लगातार किए जा रही थी, लेकिन अभी पानी सर के ऊपर चले गया, उसके बाद में ये डिसीजन हो गया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इसी तरह का फैसला उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के केस में दिया था। उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना बताया था। अब स्पीकर ने एनसीपी को अजीत पवार की पार्टी बता दिया। जाहिर है पहले उद्धव ठाकरे स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, अब शरद पवार का गुट भी अदालत जाएगा। लेकिन दोनों के सामने मुश्किल यह है कि कोर्ट में तो मामला लंबा चलेगा और चुनाव सामने है, इसलिए शरद पवार को मुश्किलें तो होंगी। आज फारूक अब्दुल्ला की एक स्टेटमेंट ने कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने आज दिन में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करेगी, सीट शेयरिंग में बहुत देर हो गई, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी, अलायंस को लेकर अब कोई बात भी नहीं करेंगे, ये फाइनल फैसला है। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल हुई। कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात की। इसके बाद शाम को फारूक अब्दुल्ला फिर अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ सामने आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फारूक साहब के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सही है कि पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहते कि सीट शेयरिंग हो, लेकिन हम कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस को जम्मू की 3 सीटों में से 2 सीटें दी जा सकती हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस से बात बनेगी या नहीं यह अलग बात है, लेकिन यह तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी एनडीए के साथ नहीं जाएगी। हमारे तंजीम में कई सारे ऐसे साथी हैं जो अलायंस में इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं हैं। वो बार बार तंजीम की क़यादत को याद दिलाते हैं कि जब अलायंस में हम सीट छोड़ देते हैं तो उसके बाद उन सीटों को वापस हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर ऐसे साल में जबकि हमें पता है कि सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि मकसद हमारा फ़िलहाल इस इलेक्शन में बीजेपी को रोकना है, और अगर बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कभी कभार छोटी कुर्बानी देना ज़रूरी पड़े तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीटें हैं, उसके लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जो है इनफॉर्मली पहला राउंड हो चुका है। लेकिन इंडिया अलायंस को कभी कभार समझना जो है वो कुछ लोगों को मुश्किल पड़ता है। इंडिया अलायंस हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि हम एक दूसरे को कमज़ोर करके जो है इस अलायंस को चलाएं। हम इंडिया के अलायंस के हिस्सेदार रहे हैं और रहेंगे। एनडीए के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, एनडीए के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो चुकी है। असल में कल तो फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोधी दलों के अलायंस में नहीं रहेगी और अगर मोदी उन्हें बुलाते हैं तो वो जरूर जाएंगे, क्योंकि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। इसके बाद ही ये कयास लगने लगे थे कि जम्मू कश्मीर में भी नए समीकरण बन सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि अगर इस वक्त बीजेपी के साथ जाने की बात कहेंगे तो सियासी नुकसान हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने तुरंत फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सफाई दी। लेकिन यह समझने वाली बात है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो ऐसे ही नहीं कहा। उन्हें जो मैसेज देना था, जिसको देना था, वो वहां तक पहुंच गया होगा। अब बात राज्यसभा इलेक्शन की। आज राज्यसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और आखिरी वक्त में यूपी, कर्नाटक और हिमाचल में खेल हो गया। दोनों राज्यों में बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारकर विरोधी दलों की टेंशन बढ़ा दी। यूपी में समाजवादी पार्टी में बगावत का खतरा है और हिमाचल में कांग्रेस को अपने विधायकों को संभाल कर रखना पड़ेगा। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए इलेक्शन होने हैं। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों को उतारा था, समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार थे, इसलिए किसी को जीत को लेकर कोई संशय नहीं था। लेकिन आज सुबह बीजेपी ने अखिलेश यादव को एक सरप्राइज दे दिया। नॉमिनेशन के आखिरी दिन 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। संजय सेठ को बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने बिना देर किए नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया और कहा कि संख्या की चिंता नहीं है, सारा गणित सेट है, जरूरी वोटों का जुगाड़ भी हो जाएगा, जीत पक्की है। पूरी संख्या बल में लोग हैं और हमारे साथ में सारी पार्टियों के लोग जुड़ने के लिए आतुर हैं। हमारे पर्सनल संबंध सबसे बहुत अच्छे, व्यक्तिगत संबंध सबसे बहुत अच्छे, उसमें कोई चीज नहीं है। हम किसी से वोट मांगने के लिए नहीं करें, तो सब अपने आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देख के, उनकी नीतियों को देख के जनता के लिए आना चाहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। संजय सेठ कभी समाजवादी पार्टी में ही हुआ करते थे, मुलायम सिंह के करीबी रहे, लेकिन फिर बीजेपी में आ गए। बीजेपी के टिकट पर एक बार राज्यसभा का चुनाव जीत भी गए, लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं है। जितना वो बता रहे हैं उतनी तो बिल्कुल नहीं। यूपी में 3 असेंबली मेंबर्स के निधन और 1 मेंबर के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के 36 वोट चाहिए। बीजेपी के 252 विधायक हैं। सहयोगी दलों में, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी और आरएलडी के 34 विधायकों को जोड़ दें तो आंकड़ा 286 हो जाता है। 8 उम्मीदवारों को जिताने के लिए बीजेपी को 288 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। बीजेपी को राजा भैया की पार्टी के 2 विधायकों का सपोर्ट मिलना तय है, लेकिन राजभर की पार्टी का 1 विधायक जेल में है, लिहाजा बीजेपी को अब 1 वोट की ही और जरूरत है। यही वजह है कि बीजेपी जीत को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है। 100% भाजपा की पक्ष में भाजपा की जीत होने वाली है। हमारे 8 प्रत्याशी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में चुनकर जाएंगे। आज पूरा देश राम में है और लोग, बड़ी संख्या में लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। संख्या बल लेकिन नहीं है, खेला कैसे होगा उत्तर प्रदेश में? संख्या बल है जी हमारे पास, और संख्या बल है। लोग बड़ी संख्या में मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित हैं और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं बड़ी संख्या में जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से आप देखना। बीजेपी के नेताओं के यही बयान अखिलेश यादव की टेंशन की वजह है, क्योंकि अब अखिलेश नंबर गेम में फंस गए हैं। अखिलेश को अपने 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 108 वोट की जरूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी के पास 110 वोट हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक पेच है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। विधायक पल्लवी पटेल ने पहले ही साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास भी 1 वोट कम पड़ रहा है। इसलिए एनडीए के नेता कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। राजनीति केवल अंक गणित से नहीं चलती है, राजनीति में खेला भी होता है। इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश के इस राज्यसभा चुनाव में
एनडीए एक खेला करने जा रहा है और निश्चित तौर पे इस खेला का रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। पीडीए की बात करते हैं तो उनके जो पीडीए के उस पर भरोसा करने वाले विधायक हैं, उनको ये पता है कि पीडीए के हितों की रक्षा कहां हो रही है। यूपी में 8वां उम्मीदवार मैदान में उतारकर बीजेपी ने पेंच फंसा दिया है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि चूंकि जयंत चौधरी की पार्टी के जो 9 विधायक हैं वो अब एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इसलिए उनमें से कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ को सिर्फ 1 वोट की जरूरत है। संजय सेठ पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, उनके समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए उनको यह भरोसा है कि वो अपने लिए जरूरी वोट समाजवादी पार्टी से जुटा लेंगे। और अगर उन्होंने वाकई में कुछ वोट जुटा लिए तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। बिहार में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ है। बिहार से 6 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं और 6 ही उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। कल बीजेपी की तरफ से धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर भीम सिंह, जेडीयू के संजय झा और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। आज आरजेडी के दोनों उम्मीदवारों मनोज झा और संजय यादव ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए तेजस्वी यादव के साथ खुद लालू यादव पहुंचे थे। इससे पहले जब लालू यादव तेजस्वी के साथ विधानसभा भवन में घुस रहे थे, उसी वक्त नीतीश कुमार बाहर निकले। दोनों नेताओं का आमना सामना हो गया। पाला बदलने के बाद नीतीश पहली बार लालू के सामने पड़े थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच कोई तल्खी नहीं दिखी। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे, मुस्कुराए। नीतीश ने भी रुककर लालू यादव से दुआ सलाम किया, हालचाल पूछा। इस दौरान आरजेडी के और जेडीयू के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी तो नीतीश कुमार हाथ जोड़कर वहां से निकल गए। लालू और नीतीश जिस तरह से मिले, एक दूसरे का हाल पूछा, ये अच्छी बात है। इससे दिखता है कि लोकतंत्र में सियासी दूरियां हो सकती हैं, दुश्मनी नहीं होती। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।